अगर आप मैरिड है तो ऑब्वियसली एक मैरिज सर्टिफिकेट की कॉपी चाहिए होगी। उसके अलावा अगर डिपेंडेंट चिल्ड्रन हैं देन उनके बर्थ सर्टिफिकेट की कॉपी चाहिए होगी। अब जैसे मैंने आपको बताया, देखिए अब ये पॉइंट बहुत जरूरी है, ध्यान से सुनिएगा। आपका पासपोर्ट जो है उसकी मिनिमम वैलिडिटी जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए 2 इयर्स, उससे कम नहीं होनी चाहिए। वो ये डिटेल में फॉर्म भरेगा, मगर इस फॉर्म में आपके भी सिग्नेचर लगेंगे। और उसके अलावा Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Jatandeep Bahel and I hope you guys doing fantastically well today. Guys, आज जिस टॉपिक के बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूं वो एक ऐसे प्रोविंस के बारे में है जिसमें स्लोली एंड स्टेडली लोगों का इंटरेस्ट बढ़ रहा है और लोग इस प्रोविंस के बारे में बहुत ही सीरियसली सोच रहे हैं, चाहे वो उनके वर्क परमिट रिलेटेड हो, चाहे एजुकेशन रिलेटेड हो या फिर परमानेंट रेजिडेंट रिलेटेड हो। अब जो ये प्रोविंस के प्रोग्राम के बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूं उसके जल्द से की बेनिफिट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए पहला पॉइंट तो ये है दैट इट इज नॉट, लेट मी रिपीट, इट इज नॉट लिंक्ड टू एक्सप्रेस एंट्री। इसका मतलब ये कि आपको कोई सीआरएस पॉइंट्स वगैरह की जरूरत नहीं है। दूसरा पॉइंट ये है कि इसमें जो सीएलबी की रिक्वायरमेंट है वो सिर्फ 4 है। तीसरा पॉइंट ये कि आपकी जो एज रिक्वायरमेंट है वो है 21 to 55। नाउ पीछे बहुत सारी वीडियोस में लोग मेरे से पूछते रहते हैं कि सर इसमें 57 एज के लोग चलेंगे या 62 एज के लोग चलेंगे, बहुत सारी क्वेरीज इसकी आती हैं। देखिए मैं आपको एक सिंपल टर्म्स में बताया, तो मैंने हर एक वीडियो में मेंशन प्रॉपरली करता हूं कि इसकी एज लिमिट क्या है। तो इस प्रोग्राम में मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, इस प्रोग्राम में जो एज लिमिट है वो 21 to 55 ही है। अगर आपकी 55 या प्लस है तो ये प्रोग्राम आपके लिए बिल्कुल नहीं है। चौथा पॉइंट ये कि सिंस ये पीएनपी प्रोग्राम है, इसमें जो पीएनपी फीस है वो 0 है। मतलब इस प्रोग्राम में कोई भी पीएनपी फीस आपको पे करने की जरूरत नहीं है। जहां बिफोर आई मूव अहेड आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू कि प्लीज आप नोटिफिकेशन बटन को जरूर दबा दीजिएगा। एटलीस्ट मैं अपनी यूट्यूब फैमिली मेंबर से इतना तो एक्सपेक्ट कर सकता हूं। और जो लोग पहली बार इस चैनल पे आए हैं, वेलकम टू द फैमिली एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्लीज डू क्लिक द नोटिफिकेशन बटन। Now the program here we are talking about is Nova Scotia Occupation in Demand Program. तो इस वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं उसकी लिस्ट मैं आपको एक बार स्क्रीन पे दिखा देता हूं, देखिए जरा। पहला तो हम बात करेंगे कि बिग नोज ऑफ द प्रोग्राम। दूसरा हम एलिजिबिलिटी के बारे में बात करेंगे। तीसरा क्राइटेरिया टू अप्लाई फॉर दिस प्रोग्राम। चौथा विच कंपनीज आर एलिजिबल। पांचवा डॉक्यूमेंट्स की पॉइंट्स कौन से हैं and application process. Now first let's talk about the big no's of the program. पहला तो यह है कि अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं अपने होम कंट्री में देन आई एम सॉरी दिस प्रोग्राम इज नॉट फॉर यू। दूसरा पॉइंट ये, अगर आप कनाडा में एज अ पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन ले रहे हैं देन अगेन यू आर ऑल्सो नॉट एलिजिबल फॉर दिस प्रोग्राम। तीसरा, इफ यू हैव ऑलरेडी अप्लाइड टू इमिग्रेट टू कनाडा ऑन फैमिली रीयूनिफिकेशन, या फिर आपने रेफ्यूजी बेसिस पे अप्लाई किया है या फिर ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे अप्लाई किया है, देन अगेन यू आर ऑल्सो नॉट एलिजिबल फॉर दिस प्रोग्राम। चलिए अब हम एलिजिबिलिटी की बात कर रहे हैं। पहली एलिजिबिलिटी तो ये है कि आपके पास मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए अपनी होम कंट्री में फ्रॉम लास्ट 5 ईयर्स। मगर ये जो 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए ये कॉन्टिन्यूअस 12 मंथ्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। दूसरा, आपका एजुकेशन, आपके पास मिनिमम हाई स्कूल का डिप्लोमा होना चाहिए। तीसरी, एज, जैसे मैंने आपको पहले बताया मिनिमम 21 एंड द मैक्सिमम एज लिमिट इज 55 ईयर्स। चौथा, लैंग्वेज एबिलिटी। अब लैंग्वेज एबिलिटी में आप या इंग्लिश का एग्जाम दे सकते हैं या फ्रेंच का। इंग्लिश है तो आपको आईएलटीएस या सेलपिप का पेपर देना पड़ेगा, और अगर आप फ्रेंच में हैं तो उसका टीईएफ या टीसीएफ का पेपर देना पड़ेगा। चलिए मैं आपको स्क्रीन पे एक चार्ट दिखा देता हूं ताकि आपको हेल्प मिल जाए कि आपको कैसे स्कोरिंग चाहिए चारों मॉड्यूल्स में, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग या स्पीकिंग में। तो गाइस ये है आपकी टेस्ट की रिक्वायरमेंट। अगर आप आइल्स दे रहे हैं, मेजरली लोग आइल्स ही देंगे, तो उस केस में लिसनिंग में आपके 4.5 होने चाहिए, रीडिंग में 3.5, राइटिंग में 4 एंड स्पीकिंग में 4। इसके अलावा सेलपिप के भी मार्क्स लिखे हैं कितने होने चाहिए, टीईएफ के भी हैं एंड टीसीएफ के भी हैं। इसके अलावा आप एक और बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि जो आपका टेस्ट है वो 2 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। अब हमारे तीसरा पॉइंट है क्राइटेरिया टू अप्लाई फॉर दिस प्रोग्राम। इसमें पहला पॉइंट हमारा ये आता है कि आपके पास एक फुल टाइम जॉब होनी चाहिए एम्प्लॉयर से जो कि नोवा स्कोशिया से बेस्ड हो। ये जो जॉब होनी चाहिए ये होनी चाहिए फुल टाइम। फुल टाइम का मतलब है मिनिमम 30 आवर्स ऑफ वर्किंग इन अ वीक। एक हफ्ते में मिनिमम 30 घंटे की जॉब तो होनी चाहिए।
और साल में ये टोटल बन जाता है 1560 आवर्स। दूसरा पॉइंट ये आता है कि ये जो आपका ऑफर है ये परमानेंट जॉब होनी चाहिए। परमानेंट जॉब का मतलब ये है कि आपके ऑफर लेटर में कोई एंड डेट नहीं होनी चाहिए। जैसे कि एग्जांपल, आपकी जॉब मार्च 2024 में शुरू हो रही है और एंड होगी फरवरी 2025 में, ये एंड डेट इसमें नहीं होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट ये कि आपका जो जॉब ऑफर आपको मिलेगा नोवा स्कोशिया में, जो एम्प्लॉयर है उनसे जो आपको जॉब ऑफर मिलेगा, वो जॉब ऑफर वो से उसी रिलेटेड होना चाहिए जो ऑलरेडी आपको एक्सपीरियंस है अपने बैक होम कंट्री में। अगर आपकी बैक होम जॉब है कारपेंटर की और कनाडा में आपने जॉब ले ली प्लम्बर की, नहीं, ये नहीं चलेगा। आपकी वही एग्जैक्ट जॉब होनी चाहिए जिसका आपको ऑलरेडी होम टाउन में एक्सपीरियंस है। चौथा पॉइंट ये कि आपकी जो जॉब है वो नोवा स्कोशिया में ही होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एम्प्लॉयर ने जो नोवा स्कोशिया बेस्ड है उसने आपको ऑफर दे दिया लेकिन आपकी जॉब दे दी उसने अपने कोई ओंटारियो के ऑफिस में। नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। अगर आपको जो जॉब है वो भी आपकी नोवा स्कोशिया में ही होनी चाहिए। पांचवा पॉइंट, मैं आपको इस प्रोग्राम रिलेटेड जो ऑक्यूपेशंस एलिजिबल हैं उसकी लिस्ट में आपको एक बार दिखा देता हूं। चलिए स्क्रीन पे चलते हैं। तो गाइज ये है वो लिस्ट जो कि एलिजिबल हैं। इसमें नॉक कोड आपका 33102 आ जाता है नर्स एड्स का, उसके अलावा 65200 फूड एंड बेवरेज सर्वर्स का, देन यू हैव फूड काउंटर अटेंडेंट्स, किचन हेल्पर्स, then you have light duty cleaners, transport truck drivers, then you have heavy equipment operators, then construction trades helpers and laborers। इसके साथ आपका नॉक कोड भी मेंशन्ड है सो डैट आप इजीली इसको फाइंड आउट कर सकें। तो अगर आपका एक्सपीरियंस इन नॉक कोड्स में से किसी में भी है तो आप इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हैं। चलिए अब हम अगले पॉइंट पे आ जाते हैं जो कि है हमारा विच कंपनीज आर एलिजिबल। देखिए, दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नो फॉर यू और मैं इसको आपको पॉइंट वाइज समझाऊंगा। पहला पॉइंट तो हमारा ये आता है कि जो कंपनी, जो एम्प्लॉयर आपको जॉब ऑफर देगी वो रजिस्टर होनी चाहिए नोवा स्कोशिया में। पहला पॉइंट तो ये है। दूसरा पॉइंट ये दैट द एम्प्लॉयर जो आपको जॉब ऑफर देंगे वो नोवा स्कोशिया में कम से कम 2 साल से ऑपरेट कर रहे हो, 2 साल या उससे ज्यादा, उससे कम नहीं। अब तीसरा पॉइंट आता है हाउ विल यू फाइंड दीज कंपनीज। आई अंडरस्टैंड ये सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है हमारे लिए, तो उस पे जाने से पहले मैं आपको एक और चीज ऐड करना चाहता हूं। यहां पे मेक श्योर कीजिए जो भी एम्प्लॉयर आपको जॉब ऑफर दे रहा है वो नोवा स्कोशिया रजिस्ट्री ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनीज के अंदर होना चाहिए। अब जो कंपनीज है आप उनको कहां ढूंढ सकते हैं? देखिए, आप उनको indeed.ca पे जाके देख सकते हैं, ये एक जॉब पोर्टल है। उसके अलावा आप jobbank.gc.ca की वेबसाइट पे भी जाके इन कंपनीज के बारे में ढूंढ सकते हैं। जैसे ही आपको यहाँ पे कोई कंपनी मिलती है और आपका इंटरेस्ट लगता है कि मैं इस कंपनी में अप्लाई करना चाहता हूं, तो उससे पहले जैसे मैंने आपको बताया आपको फाइंड आउट करना होगा कि वो कंपनी अंडर नोवा स्कोशिया रजिस्ट्री ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनीज के अंदर आती भी है कि नहीं। तो वो कैसे फाइंड आउट करना है वो मैं अभी आपको बताता हूं, उसका एग्जाम्पल देता हूं स्क्रीन पे। तो गाइज मैंने आपके साथ ऑलरेडी ऑक्यूपेशंस की लिस्ट शेयर कर ली थी, उसमें एक ट्रांसपोर्ट ट्रक ड्राइवर की भी रिक्वायरमेंट्स हैं। तो उसमें जैसे मैंने यहाँ पे indeed.com में जाके ट्रक ड्राइवर्स लिख दिया और साथ में लोकेशन लिख दी नोवा स्कोशिया। तो इसमें ये नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं। तो चलिए हम ट्रक जॉब्स इन नोवा स्कोशिया को क्लिक कर लेते हैं जो कि सेकंड पॉइंट है। इसको आप क्लिक करेंगे तो इसमें आपको जो भी कंपनीज में रिक्वायरमेंट है ट्रक ड्राइवर्स की नोवा स्कोशिया में, तो उसकी लिस्ट आपके सामने यहाँ पे आ गई है। तो समझ लीजिए हमने ये पहली ही पोजीशन है ट्रक ड्राइवर सुपरवाइज़र, फिर ट्रक ड्राइवर अटलांटिक पोल्ट्री इंकॉर्पोरेशन। तो आपको कंपनी का नाम एक बार कॉपी कर लेना है। उसके बाद आप गूगल में जाएं और गूगल में ये लिख दें नोवा स्कोशिया रजिस्ट्री ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनीज। इसके बाद आप नीचे गूगल में आएंगे तो पहला लिंक है रजिस्ट्री ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनीज, इसको आप क्लिक कर लें। तो जब आप ये लिंक पे आ जाएंगे तो पहला लिखा है आपका सर्च द रजिस्ट्री। तो इसमें सर्च फॉर बिजनेस और नॉन प्रॉफिट इंफॉर्मेशन फाइल्ड विद रजिस्ट्री ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनीज, इस पर आप क्लिक कर लें। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिखा आ रहा है कि आप कंपनी का नाम डालेंगे या एड्रेस डालेंगे तो उसकी डिटेल्स आ जाएगी आपकी। तो बिफोर यू स्टार्ट यहाँ पे लिखा है मेक श्योर यू हैव द बिजनेस और नॉन प्रॉफिट नेम और रजिस्टर आईडी टू सर्च, ये आप देख पा रहे हैं। तो इसमें जो स्टार्ट नाउ का बटन है इसमें आप क्लिक कर लें। तो ये एक rjsc.novascotia.ca वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पे हमने जो वहाँ पे एक नाम देखा था कंपनी का, उसका नाम जो कॉपी किया था वो हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो अटलांटिक पोल्ट्री इंकॉर्पोरेशन, ये सर्चिंग आ रहा है।
इसको सर्च करने के बाद ये नीचे ये कंपनी की डिटेल्स आ गई हैं। आप देखिए नंबर, ये नेम अटलांटिक पोल्ट्री इनकॉर्पोरेटेड, टाइप एक्स्ट्रा प्रोविंशियल कॉर्पोरेशन फेडरल। इसको व्यू करेंगे तो ये देखिए ये कंपनी की यहाँ पे डिटेल्स आ गई हैं। तो इसमें अगर आप देख पाएंगे तो यहाँ पे लिखा है कि स्टेटस एक्टिव है। तो इसका मतलब ये है दिस कंपनी इज़ ऑलरेडी अंडर रजिस्ट्री ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनीज। इस तरह आप जो भी कंपनी में अप्लाई करना चाहते हैं, जो ऑक्यूपेशन इन डिमांड है उस हिसाब से आप यहाँ पे कंपनी की डिटेल्स डाल के पता कर सकते हैं कि वो रजिस्टर हैं कि नहीं है। अब गाइस मैं jobbank.gc.ca की वेबसाइट पे आ गया हूँ। आप एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि जो भी जॉब्स के लिए आप अप्लाई कर रहे हो वो वही जॉब्स हों जो कि कंपनीज इंटरनेशनल कैंडिडेट्स को हायर करने को रेडी हों, मतलब फॉरेन नेशनल्स को हायर करने को रेडी हों। आप उन्हीं कंपनीज में अप्लाई करिएगा। अगर जो जो ओपन नहीं है इंटरनेशनल कैंडिडेट्स को हायर करने में, उनमें अप्लाई करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो जैसे मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ कैसे। जैसे आप jobbank.gc.ca पे आ गए, यहाँ पे आपने लिख लिया कि आपको ट्रकिंग की जॉब चाहिए और लोकेशन आपने डाल दी नोवा स्कोशिया में। तो नीचे एडवांस्ड का ऑप्शन आ रहा है, आपको ये एडवांस्ड का ऑप्शन को क्लिक कर लेना है और फिर आपको यहाँ पे नीचे आते रहना है। नीचे आते जाते नीचे एक कॉलम है इंटेंडेड एप्लीकेंट्स, यहाँ पे लिखा है कैनेडियंस विद ऑथराइज्ड वर्कर्स, कैनेडियंस एंड इंटरनेशनल कैंडिडेट्स। तो आपको कैनेडियंस एंड इंटरनेशनल कैंडिडेट्स पे क्लिक कर लेना है। जब इसको आप क्लिक करेंगे तो आपके पास वो जॉब्स आ जाएंगी जो कि एम्प्लॉयर्स आउटसाइड कनाडा से भी लोगों को हायर करने को रेडी हैं। तो इसके बाद आपको रिजल्ट्स पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप रिजल्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास कंपनी का नाम आ जाएगा और डेजिग्नेशन आ जाएगी। आपको कुछ नहीं करना, आपको बस ये कंपनी के नाम को कॉपी करना है और जैसे ही मैंने आपको बताया था, आपको नोवा स्कोशिया रजिस्ट्री ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनीज में जाके चेक करना है कि वेदर ये कंपनी रजिस्टर्ड है कि नहीं है, और अगर है तो आप इस पोजीशन पे अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अब हम आ जाते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स के पॉइंट पे। इसमें डॉक्यूमेंट्स में कुछ की पॉइंट्स है जो कि आपको जरूर पता होना चाहिए, मैं उसके बारे में बताता हूं। देखिए पहला पॉइंट तो ये है कि अगर आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो इंग्लिश या फ्रेंच में नहीं है, देखिए आपकी कोई नेटिव लैंग्वेज में, तो उस केस में आपको वो जो डॉक्यूमेंट्स है उनको एक रजिस्टर्ड ट्रांसलेटर से इंग्लिश या फ्रेंच में कन्वर्ट कराना पड़ेगा। पहली बात तो ये आती है। तो ये ट्रांसलेटर है, ये तो एक सर्टिफाइड ट्रांसलेटर होना चाहिए। उसके अलावा जब आप ट्रांसलेटर से ये ट्रांसलेट करा लेंगे अपने सर्टिफिकेट्स को, उसके बाद उसके ऊपर नोटरी का स्टैंप होना चाहिए। तीसरी बात ये कि जब आप अपने डॉक्यूमेंट्स भेज रहे हैं तो उस केस में आपको ओरिजिनल की कॉपी तो भेजनी है, जो भी आपने ट्रांसलेट कॉपीज कराई है ओरिजिनल भेजनी है, और साथ में ट्रांसलेटेड कॉपी भी भेजनी है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी आपको। पहला डॉक्यूमेंट तो आपका आता है वर्क एक्सपीरियंस का। अब जो भी आप एक्सपीरियंस लेटर्स लेंगे वो सारे एक्सपीरियंस लेटर्स आपकी कंपनी के लेटर हेड के ऊपर होने चाहिए, कोई नॉर्मल पेपर के ऊपर नहीं होने चाहिए। उसके अलावा उस पे कंपनी की स्टैंप होना बहुत जरूरी है। उसके अलावा उस लेटर में जो भी आपकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज लिखी होंगी या स्किल्स लिखे होंगे वो मैच होने चाहिए जो भी आपको जॉब ऑफर कनाडा में मिला है उससे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी यहां पे जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज या आपके स्किल्स बिल्कुल अलग हैं और वहां पे जो जॉब ऑफर मिला है उसमें कंप्लीटली आपके स्किल्स अलग है। ऐसा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। वर्क एक्सपीरियंस के डॉक्यूमेंट रिलेटेड कुछ और पॉइंट्स है, वो भी मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूं। पहला तो ये द कंपनीज फुल एड्रेस, टेलीफोन नंबर, फैक्स नंबर नहीं है तो ईमेल, वेबसाइट एड्रेस, ये सब मेंशन होना चाहिए। उसके अलावा आपके जो सुपरवाइज़र है उनका सिग्नेचर होना चाहिए, जहाँ जो भी रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर हैं उनका होना चाहिए। थर्ड पॉइंट द स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम दैट यू वर्क फॉर द कंपनी, आपने कितने टाइम से कब तक काम किया है, कितने साल के लिए काम किया है, विद मंथ एंड ईयर, वो भी मेंशन होना चाहिए। उसके अलावा द टाइटल्स ऑफ द जॉब यू हेल्ड वाइल यू वर्क फॉर द कंपनी, उस कंपनी में जब आपकी अगर प्रमोशन होती है तो उस प्रमोशन के टाइम पे क्या डेजिग्नेशन आपको मिलती है या उस रिलेटेड आपको क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिलती हैं, तो वो भी आपकी एक्सपीरियंस लेटर में मेंशन होना चाहिए। इसके अलावा द अमाउंट ऑफ टाइम यू वर्कड इन ईच जॉब, हर एक जॉब में आपने कितना टाइम लगाया है, कितना टाइम दिया है, वो भी आपको मेंशन होना चाहिए। आपकी हर एक जॉब, चाहे आपने 10 जॉब्स भी की हो, 10 के 10 जॉब में जो भी आपकी मेन ड्यूटीज़ हैं वो आपके एक्सपीरियंस लेटर में मेंशन होनी चाहिए। आपकी एनुअल सैलरी कितनी है, उसके साथ आपको क्या क्या बेनिफिट्स भी मिलते हैं वो भी मेंशन होना चाहिए। उसके बाद द नंबर ऑफ आवर्स यू वर्कड पर वीक, हर एक हफ्ते में आपने उस कंपनी में कितने घंटे लगाए,
हर एक जॉब के लिए जितनी भी जॉब्स आपने की हैं वो सब मेंशन होना चाहिए। अब जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया, आपके जो नंबर ऑफ आवर्स होने चाहिए वो मिनिमम 30 होने चाहिए, वो तो आई थिंक इंडिया में हो ही जाते हैं। उसके अलावा द नंबर ऑफ आवर्स यू वर्कड इन टोटल इन ईच जॉब, इसका मतलब वो जॉब में जहाँ पे आप काम कर रहे हैं वहाँ पे टोटल आपने कितने आवर्स काम किया। अगर आपने 1 साल काम किया है तो मिनिमम 1560 आवर्स आपने काम किया है कि नहीं किया वो मेंशन करना है। या आपने अगर 6 महीने भी काम किया है तो वो 6 महीने में आपने कितने घंटे उस कंपनी में काम किया है टोटल, वो भी उसमें मेंशन होना चाहिए। दूसरे डॉक्यूमेंट जो आता है वो आता है एजुकेशन, उसकी भी डिटेल्स मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। अब ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपकी एजुकेशन रिलेटेड है। पहला तो आता है आपका कॉपी ऑफ योर हाई स्कूल डिप्लोमा, जो आपने डिप्लोमा किया है उसका सर्टिफिकेशन चाहिए। उसके अलावा जो कि आपके लाइसेंसेस या सर्टिफिकेशंस आपने की है उस जॉब रिलेटेड, तो वो आपको भी शेयर करनी है अगर उस जॉब रिलेटेड लाइसेंस या सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट है तो। अगर नहीं है तो उसको कोई शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। तीसरा हमारा पॉइंट आता है लैंग्वेज एबिलिटी की। इसमें अगर आपने आइल्स दिया है तो उसका टीआरएफ मतलब टेस्ट रिपोर्ट, एक फॉर्म मिलता है आपको आईडीपी से, वो फॉर्म आपको सबमिट करना है डॉक्यूमेंट्स में। चौथा डॉक्यूमेंट हमारा आता है पासपोर्ट। देखिए अब ये पॉइंट बहुत जरूरी है, ध्यान से सुनिएगा। आपका पासपोर्ट जो है उसकी मिनिमम वैलिडिटी जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए 2 इयर्स, उससे कम नहीं होनी चाहिए। मतलब आपके पासपोर्ट की एक्सपायरी जो डेट है वो कम से कम 2 साल की होनी चाहिए। और ये सिर्फ आपके लिए नहीं, आपके साथ जो भी आपके मेंबर्स आपके साथ नोवा स्कोशिया में जाएंगे उन सबके पासपोर्ट की वैलिडिटी भी मिनिमम 2 साल की अभी होनी ही चाहिए, चाहे चाहे वो आपके स्पाउस हो या आपके डिपेंडेंट चिल्ड्रन हो। अब हमारा पांचवा, छठा और सातवां जो पॉइंट आता है वो है डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू स्पाउस एंड डिपेंडेंट चिल्ड्रन। उसके अलावा बैंक स्टेटमेंट डिटेल्स एंड प्रूफ ऑफ फंड्स। इन सब की डिटेल्स मैं आपको स्क्रीन पे एक ही बार में दिखा देता हूं, चलिए। तो गाइज ये कुछ डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है। ये ज़रूरी नहीं है आपके लिए एप्लीकेबल ये सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे, ये आपके डिपेंड करता है आपकी फैमिली के साइज़ के ऊपर। अगर आप मैरिड है तो ऑब्वियसली एक मैरिज सर्टिफिकेट की कॉपी चाहिए होगी। उसके अलावा अगर डिपेंडेंट चिल्ड्रन हैं देन उनके बर्थ सर्टिफिकेट की कॉपी चाहिए होगी। अब जैसे मैंने आपको बताया, अगर बर्थ सर्टिफिकेट या मैरिज किसी और लैंग्वेज में है, इंग्लिश या फ्रेंच में नहीं है, तो उस केस में आपको इनको ट्रांसलेट कराना पड़ेगा। उसके अलावा थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट आप देख लें, अगर ये आपको एप्लीकेबल आपके पड़ता है तो आपको ये डॉक्यूमेंट्स देने हैं, अदरवाइज आपको ये नहीं देने हैं। मेजरली तो पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 2 ही होगा। अब ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये आपके बैंक स्टेटमेंट रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं। आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए फ्रॉम द पास्ट 3 मंथ्स शोइंग ऑल अकाउंट बैलेंसेज एंड ट्रांजैक्शन हिस्ट्री। जितने भी आपके बैलेंसेज और ट्रांजैक्शन हिस्ट्री है पिछले 3 महीने की, वो सब उसमें होनी चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपकी कोई फिक्स डिपॉजिट है, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो फिक्स डिपॉजिट वगैरह है, आप उसको भी शोकेस कर सकते हैं। और इनमें जो ट्रांसफरेबल फंड्स हैं वो आपके नाम पे भी हो सकते हैं या आपके स्पाउस के नाम पे भी हो सकते हैं। उसके बाद ये बेसिकली फ़ंड्स की रिक्वायरमेंट इसलिए पड़ती है क्योंकि उनको देखना होता है कि आपके पास इनफ फंड्स हैं कि आप इमिग्रेशन की कॉस्ट वगैरह बेयर कर सकें, आपके ट्रैवलिंग जो एक्सपेंसेस होंगे उसको आप बेयर कर सकें, या आपके जो कॉस्ट है वहाँ पे नोवा स्कोशिया में सेटलमेंट करने के, जैसे कि फूड, रेंट, क्लोथिंग, इनिशियली फॉर 1 मंथ या 2 मंथ्स, उसका आप कॉस्ट बेयर कर सकते हैं नहीं कर सकते। ये इसलिए ये चीज़ों को आपके बैंक स्टेटमेंट को चेक किया जाता है। अब जहाँ तक प्रूफ ऑफ फंड्स की रिक्वायरमेंट आती है, आप canada.ca की वेबसाइट में जाके प्रूफ ऑफ फंड्स देख सकते हैं। अब ये अगेन डिपेंड करता है आप कितने मेंबर्स इमिग्रेट कर रहे हैं नोवा स्कोशिया में। अगर आप एक मेंबर अकेले जा रहे हैं तो उसके हिसाब से 13,757 है रिक्वायरमेंट। अगर आप और आप सिर्फ आपके सिर्फ स्पाउस हैं देन 17,000, और अगर आपके पास डिपेंडेंट चिल्ड्रन हैं और जितने भी हैं उस हिसाब से ये आगे फर्दर अमाउंट लिखी हुई है। अब जो जॉब ऑफर आपको मिलेगा नोवा स्कोशिया के एम्प्लॉयर वो कम से कम लो इनकम कट ऑफ का तो होना ही चाहिए। इसका मतलब ये है कि आपकी इनकम जो आपको जॉब ऑफर मिलेगा उसमें कम से कम इतनी इनकम एनुअली आपकी होनी ही चाहिए। और वो कितनी होगी वो भी मैं आपको अभी स्क्रीन पे दिखा देता हूं। तो गाइज ये लिस्ट है आपकी मिनिमम जो सैलरी एनुअली होनी ही चाहिए डिपेंडिंग ऑन द पर्सन। अगर आप अकेले हैं या स्पाउस के साथ हैं या आपके साथ कितने डिपेंडेंट चिल्ड्रन हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी मिनिमम सैलरी कितनी होनी चाहिए। जैसे फर्स्ट पर्सन की उन्होंने लिखा है कि अगर अकेला है देन योर एनुअल सैलरी शुड बी मिनिमम $27,514। इसी हिसाब से सेकंड पर्सन, जैसे अगर आपके स्पाउस है साथ में, तो आपकी उस केस में टोटल एनुअल इनकम मिनिमम जो होनी चाहिए, मैं मिनिमम की बात कर रहा हूँ, मैक्सिमम की बात नहीं कर रहा हूँ, मिनिमम आपकी होनी चाहिए 34,254।
इसी हिसाब से अगर आपके एक या दो बच्चे हैं उस हिसाब से आगे 42,000 या 51,000 एनुअल आपकी मिनिमम सैलरी होनी ही चाहिए। चलिए अब हम एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए इसमें आपका एक वेबसाइट है जो कि है novascotia.ca/ENSNP। आपको इस वेबसाइट पे जाना है और वहां पे अपने आपको रजिस्टर कर लेना है। उसके अलावा जो 3 इंपॉर्टेंट फॉर्म्स हैं जिसका आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है, वो फॉर्म्स के ऊपर कुछ बात कर लेते हैं। गाइस हमारा ये पहला जो फॉर्म आता है ये है नोवा स्कोशिया नॉमिनी प्रोग्राम 200 फॉर्म का नंबर है। तो बेसिकली ये जो फॉर्म है ना ये आपका एम्प्लॉयर फॉर्म आपका भरेगा, ये आपको फॉर्म नहीं भरना है। ये आपका एम्प्लॉयर जो है जिसने आपको ऑफर दिया नोवा स्कोशिया में वो ये डिटेल में फॉर्म भरेगा, मगर इस फॉर्म में आपके भी सिग्नेचर लगेंगे और उसके अलावा ये आप ही की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी जब आप अपना एप्लीकेशन सबमिट कर रहे हैं तो उसमें आप ये फॉर्म अटैच करके भेजें। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी ही होगी, बट ये फॉर्म जो भरना है ये आपके एम्प्लॉयर को भरना है। अब ये जो फॉर्म है ये 12 पेज फॉर्म है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आप आराम से इस फॉर्म को डिटेल में देख सकें। गाइज इसके अलावा एक फॉर्म आता है जिसे कहते हैं हम NSNP 50। ये बेसिकली फॉर्म आपके लिए नहीं है, ये है रिप्रेजेंटेटिव के लिए। मतलब अगर आप किसी को हायर करते हैं, आप किसी रेगुलेटेड इमिग्रेशन कंसल्टेंट को हायर करते हैं या किसी लॉयर को हायर करते हैं आपको ये सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, आपकी हेल्प करने के लिए कि डॉक्यूमेंट्स टाइमली सबमिट हो, तो उस केस में ये फॉर्म उनको भर के देना होता है जिसमें उनकी डिटेल्स मेंशन होंगी और साथ में आपके सिग्नेचर लगेंगे कि आपने ऑफिशियली किसी रिप्रेजेंटेटिव को इसके लिए अपॉइंट किया है। बट प्लीज़ मेक श्योर नोवा स्कोशिया में ने भी ये क्लियरली मेंशन किया हुआ है अगर आप किसी उस रिप्रेजेंटेटिव को हायर करते हैं जो कि रजिस्टर्ड या रेगुलेटेड कंसल्टेंट नहीं है तो उस केस में आपकी फाइल को बैन भी किया जा सकता है और 5 साल के लिए आप कनाडा में इमिग्रेशन में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपने उनको अपॉइंट किया और कोई भी मिस्टेक हुई तो वो मिस्टेक आपकी होगी, आपकी मिस्टेक वो मानी जाएगी और उसके कारण भी आपको 5 साल के लिए कंप्लीटली बैन कर दिया जाएगा कनाडा से। सो प्लीज़ चीज़ का ये ध्यान रखिए। मैं अपनी हर एक वीडियो में भी आपको ये चीज़ समझाता रहता हूँ कि आप अगर सर्विसेज लेना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ रेगुलेटेड कंसल्टेंट से ही लें और किसी से ना लें। अब आप जब रजिस्टर कर रहे हैं तो मैंने जैसे आपको एक वेबसाइट बताई थी novascotia.ca.ENSNP, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद ऐसी कोई वेबसाइट आपके ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपको नोवा स्कोशिया नॉमिनी प्रोग्राम लिखा है एंड अटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम, तो नोवा स्कोशिया नॉमिनी प्रोग्राम पे क्लिक कर लेना, आपने अप्लाई नाउ कर देना है। उसके बाद यहाँ पे फॉर्म आप मैक्सिमम 60 मिनट्स में इसको भर सकते हैं कंप्लीट एप्लीकेशन को। उसके अलावा यहाँ पे कंप्लीट एप्लीकेशन प्रोसेस भी समझाया हुआ है कि आपको क्रिएट अकाउंट करना है, फिल आउट एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन फॉर्म होगा जिसे हम कहते हैं ENSNP 100 फॉर्म। ये फॉर्म आपको कंप्लीट भरना होगा। ये फॉर्म भी करीब 10-12 पेज का होगा। ये फॉर्म आपको साथ में भरना है, उसमें सारी डिटेल्स आपसे पूछी जाएंगी। उसके अलावा आपको जो भी डॉक्यूमेंटेशन है जो हमने डिस्कस की थी ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे अटैच करने होंगे और सबमिट करने होंगे। तो उसके अलावा यहाँ पे लिखा हुआ है दैट इट मे टेक अस 3 months और मोर टू रिव्यू अ कंप्लीट एप्लीकेशन। तो 3 महीने के अंदर आपको अगर आपको नॉमिनेशन आना होगा तो 3 महीने के अंदर आपको नॉमिनेशन आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ये ईमेल आईडी एक दी हुई है ना कि एप्लीकेशन रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेरी है मतलब आपको इस ईमेल आईडी पे आप वो क्वेरी अपनी भेज सकते हैं। कोई भी अगर आपको कन्फ्यूजन आ रही है तो इट्स बेटर कि आप इस ईमेल आईडी पे अपनी कन्फ्यूजन को क्लियर कर लें rather than submitting the documents without knowing whether that is correct or not. So I would highly recommend you to use this email ID as and when you require it. अब जब आप अपनी एंटायर एप्लीकेशन सबमिट कर देंगे तो आपको फिर नोवा स्कोशिया से सर्टिफिकेट ऑफ नॉमिनेशन आएगा। वो नॉमिनेशन जो है उसकी वैलिडिटी रहेगी 6 महीने। मगर अगर कोई भी इशू के कारण आप अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं पीआर के लिए तो उस केस में आपको नोवा स्कोशिया को रिक्वेस्ट करना पड़ेगा कि प्लीज आपका जो नॉमिनेशन का सर्टिफिकेट है उसको 6 महीने से ज्यादा एक्सटेंड कर दिया जाए। अब अगर नोवा स्कोशिया को कोई प्रॉब्लम आती है आपके डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, जैसे कि कोई पेंडिंग डॉक्यूमेंट रह गया है जो आपने सबमिट नहीं किया या कोई डॉक्यूमेंट गलत चला गया है, ये मैं आपको नॉमिनेशन से पहले की बात कर बता रहा हूं।
तो उस केस में नोवा स्कोशिया आपको एक मेल फॉरवर्ड करेगा जिसको आपको रिप्लाई करना है 10 दिन के अंदर। 10 दिन में आपको जो भी उन्होंने डॉक्यूमेंट मांगा है वो आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करना है, या कोई डॉक्यूमेंट गलत आ गया है वो आपको दोबारा वो डॉक्यूमेंट सबमिट करना है 10 दिन के अंदर। अब एक चीज का और ध्यान रखिएगा कि जो एम्प्लॉयर है वो कंप्लीट LMIA का प्रोसेस करेगा आपकी एप्लीकेशन के लिए। अगर जॉब में LMIA की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, अगर वो जॉब LMIA एग्जेम्प्ट होगी तो उस केस में LMIA की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो जॉब पे डिपेंड करता है। नाउ अगर आपको और भी कोई PNP प्रोग्राम्स के बारे में जानना है तो उसकी डिटेल प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है, चाहे वो अल्बर्टा का PNP हो, न्यू ब्रंसविक का PNP हो, या फिर सस्कैचुअन रिलेटेड PNP हो, उसकी डिटेल प्लेलिस्ट मैंने बनाई है, आप अभी स्क्रीन पे भी देख पाएंगे। तो गाइज आपको क्या करना है, आपको मेरे चैनल पे आ जाना है। चैनल पे आने के बाद आप यहाँ पे होम लिखा है वीडियोज़ एंड प्लेलिस्ट पे आप क्लिक कर लें। इसके बाद यहाँ पे पूरी डिटेल्स लिखी हुई है, अलग अलग प्लेलिस्ट मैंने बनाई है, जैसे कि व्लॉग्स हो गया, वर्क परमिट क्या हो गया, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, जॉब रिज्यूमे, कोर्सेज, कनाडा प्रॉब्लम्स, एक्सप्रेस एंट्री, PNP प्रोग्राम्स एंड ऑल दिस स्टफ, कनाडा वीज़ा डॉक्यूमेंट्स, आइल्स वगैरह वगैरह। तो ये PNP जो प्रोग्राम्स है इस पर आप जब क्लिक करेंगे तो ये देखिए, ये आपको पूरे PNP प्रोग्राम्स रिलेटेड प्लेलिस्ट यहीं पे मिल जाएगी। तो जो वीडियो आप देखना चाहते हैं उसको आप क्लिक करके आप देख सकते हैं। अब ये जो एंटायर प्लेलिस्ट है इसको मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है, आप वहां पे भी जाके क्लिक करके वो उन प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। So guys, I hope you like this video, and if yes, then do click on the like button, and if you have any queries, कोई भी questions है तो comments में आप डालिएगा, मैं उसका रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। और अगर चाहते हैं कोई सेपरेट टॉपिक मैं अगली वीडियो पे लेके आऊं, उसके बारे में भी आप मेरे को बता सकते हैं। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू गेट दैट टॉपिक फॉर यू एज वेल। अगेन, जाने से पहले डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द नोटिफिकेशन बटन। वेल, थैंक यू so much for watching the video. I will see you very soon again. Good night. Take care. Bye bye.